की मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, और उसमें ये $3 अरब का इट्स कॉल्ड SBA एंड स्टैंड बाई एग्रीमेंट। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम। चाइना ने वो कलीदी किरदार अदा किया है कि जिसने पाकिस्तान को इन 3-4 महीनों में डिफॉल्ट से या बहुत मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होने से बचाया। मेरे पास अल्फाज नहीं कि हम शुक्रिया अदा कर सकें। सऊदी अरब ने यानी कमाल मेहरबानी करते हुए $2 अरब उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा अपना पूरा कर दिया है। किसने 2 सूबाई हुकूमतों के उस वक्त उनके गुज़राए खजाना को कहा कि आपने लेटर नहीं देने ताकि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम फेल हो जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इससे बदतरीन साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कोई और हो नहीं सकती। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हफ्सा इम्तियाज। तमाम अहले वतन को एक्सप्रेस की टीम की जानिब से ईद मुबारक। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अपने टॉपिक्स की जानिब बढ़ेंगे। हमारे 2 अहम मेन टॉपिक्स हैं और सबसे पहले टॉपिक का रुख करते हैं जो कि IMF की डील के मुतालिक है। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी मुआशी कामयाबी है, मुल्क की कमज़ोर मईशत को इस्तेहकाम मिल गया है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय हो गया है और दस्तखत भी हो गए हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब कर्जा मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। सऊदी अरब और UAE से $3 अरब आए और साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत कोशिशें हैं। UAE और सऊदी अरब से आर्मी चीफ ने कर्ज दिलवाया। पेरिस में MD IMF से मुलाकात टर्निंग पॉइंट्स था। उन्होंने कहा कि दुआ करें यह आखिरी IMF प्रोग्राम हो। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी ये वाज़ेह किया, कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। IMF मुआहदा ना होता तो हमारे पास प्लान B था। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो तबाही हुई उसकी बहाली के लिए रोने धोने से कुछ नहीं होगा। IMF से किए गए तमाम वादे हमें पूरे करना होंगे। मुआशी प्रोग्राम में सिपहसालार ने अपना हिस्सा डाला। IMF से मुआहदा कौम की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम 9 माह के लिए है जिसका हजम $2.5 अरब का है। मुआहदे से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे और वज़ीर आज़म 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। हमारे आज के पैनलिस्ट का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद फैजी साहब, रमीज़ अहमद खान और हमारे रिव्यू के जो एंकर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट शकील रामे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने पैनलिस्ट में सबसे पहले शहबाज राना की जानिब जाऊँगी। सर, सबसे पहले आज के टॉपिक का अहम बड़ा सवाल आपकी जानिब, क्या IMF से एक लंबे इंतज़ार के बाद मुआहदा तय हो गया है? क्या पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल मुमकिन हो पाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मुआहदा उसी वक्त तय पाया, उसी वक्त इसके ऊपर साइन हुए जब हुकूमत पाकिस्तान संजीदा हुई। हमने पिछले 4-5 माह में हर तरह की कोशिश की कि IMF को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए कि जी ये जो एग्रीमेंट है 9th रिव्यू के ऊपर वो नहीं हो पा रहा, तो इसका IMF इसका रिस्पॉन्सिबल है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। तो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, एक तो ये नया प्रोग्राम है। जो पिछला प्रोग्राम $6.5 अरब का था वो 30 जून 2023 को वो ख़त्म हो चुका है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का एक और जो प्रोग्राम था IMF के साथ वो नाकामी पे ख़त्म हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 जो इसमें सक्सेस हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। नंबर 1, उन्होंने पहली दफ़ा अपनी काबीना को डिसिप्लिन किया और उनकी काबीना के वो अरकान जो कि IMF के साथ मज़ीद किसी किस्म का ताल्लुक रखने के और उसके साथ ही 9वां रिव्यू जो पिछले प्रोग्राम था उसको मुकम्मल करने के खिलाफ थे बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल रीजंस, उनको वो कन्विंस करने में कामयाब हुए और वो जो मेंबर्स थे वो जब कन्विंस हुए तो फिर बात आगे बढ़ी। दूसरी कामयाबी शहबाज शरीफ साहब की ये है कि इस प्रोग्राम के आने के बाद जो कि 9 माह का है और $3 अरब का है, पाकिस्तान के कम से कम वक्ती तौर पर दिवालिया होने के जो खदशात थे वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुके हैं। एटलीस्ट जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहता है और इसके जो अगले जो इसके रिव्यूज़ होने हैं नए प्रोग्राम के, वो वक्त पर मुकम्मल होते हैं और वक्त पर हमें एक साथ मिल जाती हैं, तो दिवालिया होने के जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। या आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि दुआ करें कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता है कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है। ये जो प्रोग्राम लिया गया है जिसको IMF ने दिया है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को डिसिप्लिन रखने के लिए दिया गया है। ये वो वक्त है जब अब से लेके मार्च 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें होंगी। कोलिशन गवर्नमेंट का इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है अगले महीने, केयर टेकर्स आ जाएंगे, केयर टेकर्स के बाद एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी इंतखाबात के बाद।
तो जब 3 गवर्नमेंट्स आएंगी इन 9 मंथ्स, तो इसमें आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो वो जो अनसर्टेनिटी थी उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए IMF ने ये प्रोग्राम दिया, और ये वाला जो प्रोग्राम होगा ये तैयारी होगी अगला बड़ा लंबे अरसे का प्रोग्राम जो आइंदा आने वाली हुकूमत जो कोई भी होगी उसको करना पड़ेगा। और इस प्रोग्राम के दौरानिया में वो तमाम काम जिसको करने से हुकूमत हिचकिचाती रही अभी तक, वो उसको करने पड़ेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान के जो गैर मुल्की कर्जे हैं उनकी रीशेड्यूलिंग की तरफ अब काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब नया प्रोग्राम साइन होगा इसके बाद अगले वाला प्रोग्राम, तो वो फिर उस तब तक हमें डेट रीस्केड्यूलिंग अपनी करनी पड़ेगी और जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ भी बात करके मामला को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए, ये बेहतर है। दिवालिया होने का खतरा टल गया, मार्केट्स को क्लैरिटी आ गई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में आपके पास 9 माह का एक इकोनॉमिक प्लान आ गया। गुड लक टू प्राइम मिनिस्टर। तो सर मुआहदा तय हो गया और यकीनन इस बात का क्या मुकम्मल क्रेडिट शहबाज शरीफ की टीम को दिया जाएगा? जैसे उन्होंने कहा ये अकेले उनका काम नहीं है, पूरा टीम वर्क है, खारजा पॉलिसी अच्छी रही और आर्मी चीफ का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो मुआहदा तय हो गया, क्या अब हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी IMF की शराइत को माना है और उसके असरात हम देख रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्त में क्या मुश्किलात देखी जा सकती हैं? इस प्रोग्राम के असरात क्या होंगे? देखिए, इसमें हमारी तमाम मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल थी और जो खदशा था कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, वो खदशा ख़त्म हो गया है। इस प्रोग्राम के अगर आप इसके अभी इब्तदाई में कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, उसमें आप देखें बिजली की कीमतों में 8 रुपये 25 पैसे फी यूनिट तकरीबन इजाफा होगा बेस टैरिफ में। अभी तकरीबन 25 रुपये का एक यूनिट है। एवरेज प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइसेस मुख्तलिफ कंज्यूमर कैटेगरी के हवाले से ऊपर नीचे हैं। एवरेज प्राइस 25 रुपये है, ये कोई 33 रुपये फी यूनिट होने जा रही है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो घरेलू सारिफीन है, उनका एवरेज जो टैरिफ है वो कोई 34 रुपये होगा फी यूनिट। और जब ये 8 रुपये 25 पैसे फी यूनिट का इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा और नेपरा ने अभी इसका नोटिफिकेशन करना है, इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है रेट्स में। और जब एक साल में 711 अरब रुपया इजाफी आप सारिफीन से वसूल करेंगे तो फिर चीज़ें आसान नहीं होंगी। इसके साथ ही आपने देखा कि टैक्सेशन जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स सैलरी क्लास के ऊपर एक दफ़ा फिर बढ़ा दिया गया। उसका बोझ पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है उसके ऊपर जो टैक्स रेट था पेट्रोलियम लेवी का, वो 55 रुपये पेट्रोल पे कर दिया गया, ये 60 रुपये पे जाएगा। एक्सचेंज रेट को खुला छोड़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट्स, अगर हुकूमत का ये ख्याल था कि इलेक्शन से पहले वो शरह सूद जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसको कम कर देगी, तो वो उसके पास जो स्पेस है वो खत्म हो गई है। जब तक IMF का प्रोग्राम है, अगर महंगाई की शरह ज्यादा रहती है तो शरह सूद भी ज्यादा रहेगी, तो हुकूमत की स्पेस लिमिट हो गई है। सारिफिन के लिए भी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कामयाबी है, उनकी टीम की कामयाबी है और दूसरे ममालिक में कितना इसका रोल है? अभी तक जो सबसे पॉजिटिव रोल रहा है वो चीन का है। चीन ने पाकिस्तान को नया कर्जा तो नहीं दिया, लेकिन चीन ने अपने जो कर्जे थे जो पहले उन्होंने वसूल करने थे, वापस लेने थे, उन्होंने वक्त से पहले उसको रोल ओवर करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने राइटली उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद बिल्कुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुझे नहीं पता किस हद तक रोल है या नहीं है, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट। जब से मैं देख रहा था चीज़ों को कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े क्लियर थे कि IMF के साथ मामलात को ठीक करना है, चाहे उसके हमें कोई भी कीमत देनी पड़े। मैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात करता था अपने ज़राए से और जब मेरी वज़ारत ख़जाना के ज़राए से मैं बात करता था, तो मुझे दोनों में क्लियर एक गैप नजर आता था। प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे कि हम प्रोग्राम की तरफ बढ़े, और जो पेरिस में मुलाकातें हुई और इस सारे अरसा में जो एक टीम मेंबर थे जिनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि 2-3 टीम मेंबर्स का मैं नाम लूंगा, जो पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना थे, अभी उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, हामिद याकूब शेख, वो कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहे कि जी पाकिस्तान नौमा रिव्यू मुकम्मल कर ले, उनकी बात नहीं मानी गई। हर जगह पे उन्होंने किया एफर्ट। फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है डॉक्टर आयशा पाशा, वो कंसिस्टेंटली चाहती थी कि पाकिस्तान IMF के ताल्लुकात रहें, और ये 3 प्लेयर जो थे ये फिर प्राइम मिनिस्टर को भी ये गाइड करते रहे, और जो नए सेक्रेटरी फाइनेंस उनका भी पॉजिटिव रोल था, और सबसे ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर का। तो ये 4-5 लोग थे जिन्होंने अपना एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले किया। और जो पेरिस में मुलाकात हुई उसके बाद उसके फॉलो अप में 3 दिन वर्चुअल मुलाकातें हुई पाकिस्तानी टीम की और IMF की, तो उसमें बड़े मुश्किल मरहले भी आए, कुछ जगह से फिर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल चूंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था, प्लान बी कोई नहीं था, आगे रास्ता भी नहीं था। सऊदी अरब UAE ने हमें कह दिया था कि जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे हम पैसा नहीं देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर डिडंट हैव एनी ऑप्शन, द अदर टीम मेंबर्स डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू ऑप्ट फॉर द IMF प्रोग्राम।
ठीक है शहबाज साहब, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ शकील रामी, हमारे इकोनॉमिस्ट साथ मौजूद हैं। शकील साहब कहिएगा, जैसा कि शहबाज साहब ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, दोबारा भी IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और इसके कुछ असरात भी होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, पहले ही गरीब तबके पर बोझ है, जो सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी पर टैक्स बढ़ाया गया है। आगे जो आने वाले महंगाई के जो हालात हैं वो कितनी जो है महंगाई वो बेकाबू होगी, जो इन्फ्लेशन है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी? शुक्रिया। मेरा ख्याल कहता है कि जो मेजर पॉइंट्स हैं वो शहबाज राना ने बड़ी तफसील से बात कर दी है। अब देखें, जो दोबारा जाने की जो बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि दोबारा ना जाना पड़े हमें IMF के पास, ये एक बड़ी कह लेंगे ट्रिकी बात है, क्योंकि IMF के पास हमें जाना पड़ रहा है। क्यों? हमारी रॉन्ग पॉलिसी चॉइसेस की वजह से। हमने क्या कर रहे हैं कि हम कुछ सालों से, नहीं बल्कि डेकेड्स की बात कर लें, अब हम कर्ज पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जो गवर्नमेंट आती है वो कर्ज लेके एक क्राइसिस को अवॉइड करती है और वो समझती है कि अब इस तरह बात करते हैं कर्ज लेके, वो एक आप नई यानी कि कह लें कि कर्ज की बुनियाद रख देते हैं। क्योंकि जो हम कर्ज लेते हैं वो कोई प्रोडक्टिव यूज के लिए तो लेते नहीं है, हमने कर्ज किससे अदा करने के लिए लेते हैं और वो कर्ज में इजाफा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में रहते हुए हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, या हम US से मांगे, चाइना से मांगे, या IMF से मांगे, किसी से मांगे, कर्ज मांग रहे हैं। अब जब तक ये सिचुएशन रहेगी तो हम इसी सिचुएशन में लगे रहेंगे। हर साल जब दिल करेगा IMF का कर्ज दे देगा, जब नहीं दिल करेगा तो रिव्यू रोक लेगा। तो बाकी ये सारी नारेबाजी है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी जितनी इकोनॉमिक डिबेट हो रही है वो इंफॉर्मेशन बेस हो रही है, नॉलेज बेस नहीं है। हम बात करते हैं कि जनाब जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं जनाब कि शायद हमें कोई सोल्यूशन हो। इंफॉर्मेशन एक पार्ट है पूरे सोल्यूशन का। बेसिक जो आपने सोल्यूशन ढूंढना वो आपको नॉलेज हेल्प करता है, वो हम कहीं पर अप्लाई नहीं कर रहे। हमारा जो कि इंडिजिनस नॉलेज है हम उसको भी अप्लाई नहीं करते। हम जस्ट लगे रहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म सोच है, मतलब अभी भी जो कर्ज लिया है ये हमने 9 माह का है, 9 माह के बाद क्या करना है, क्या नई जो ये गवर्नमेंट है इस 9 माह के अरसे के लिए कोई प्लान डिवाइस कर रही है कि हमारी जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जिसको इंडस्ट्री कह लें, जिसको एग्रीकल्चर कह लें, कि वो हमें कोई रेवेन्यू देना शुरू कर दे। या हमने जो 3 माह जो कि कर्ज लिया 3 बिलियन का, जस्ट हमने इसको डिफॉल्ट को अवॉइड किया है और इलेक्शन में जाएंगे और कहेंगे देखेंगे हमने बहुत कुछ कर दिया। ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट को इस हकीकत को जानना पड़ेगा कि जो कर्ज है, जैसा शहबाज ने बात की, जब बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी, ये एक पूरा विश्व सर्कल होता है। ये नहीं है कि प्राइसेस बढ़ गई तो सिर्फ बिजली की बढ़ गई, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है इंडस्ट्री की। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, आपकी फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कास्ट बढ़ती है, आपका खाना महंगा होना शुरू हो जाता है। इस तरह से पूरा एक साइकिल चलता है जो कि महंगाई को मजीद बढ़ाएगा। मगर यहाँ पर जो कि बुनियादी और चीज़ है जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे, एक तरफ तो ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ जो है कि हमारे जो डेप्रिसिएशन की वजह से, जो कि हमारे डॉलर की डेप्रिसिएशन होती है उसकी वजह से जो कि परचेजिंग पावर है हमारे रुपए की वो कम होती जा रही है। तीसरी जो वजह है इस वक्त वो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं सैलरीड क्लास पे, यानी कि सैलरीड क्लास की जो कि आप कह रहे हैं कि उसकी एक तो डेप्रिसिएशन से उसके परचेजिंग पावर कम हुई, दूसरा टैक्स बढ़ने से उसके पास जो इनकम बचती थी वो कम हो गई, ऊपर से प्राइसेस बढ़ गई। तो अब तीनों एलिमेंट्स को आप इकट्ठा देखेंगे तो आपको एक यानी कि आम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बुरा असर नजर आएगा। गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट समझती है कि 3 बिलियन का पैकेज लेके हम इलेक्शन में चले जाएंगे तो हमें पॉजिटिव आएगा, जब महंगाई आएगी तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए जो सबसे अहम जरूरत चीज़ें होती थी कि आपका एक तो डॉलर रेट कंट्रोल होना चाहिए था। बिल्कुल सर, टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए था जो हमने अपने इकोनॉमी किया था। जी ठीक है, आपका भी पॉइंट सामने आ गया। आमिर इलियास राणा साहब से जानेंगे। आमिर साहब कहिएगा, नून लीग को क्या सेटबैक मिल सकता है इस सारे IMF प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि अगर मुश्किल फैसले लेने होंगे तो आवाम भी मुश्किल में आएगी, तो क्या नून लीग को सेटबैक हो सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक है कि आप हकीकत पसंदी का सामना करते हैं और मुल्क को बचाने के लिए बात करते हैं, और एक वो है कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाते हैं। PMLN और इनके साथियों ने जब हुकूमत संभाली, या तो ये फॉरेन इलेक्शन में चले जाते, जो भी वजूहत थी वो बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं कि 25 मई का अगर लॉन्ग मार्च इमरान खान अनाउंस ना करते तो शायद वो इलेक्शन हो जाते। लेकिन चूंकि अब ये एक सिलसिला चल पड़ा और IMF के साथ फंसा के गए थे साबिक वजीर आजम, जब उन्होंने एक मुआहिदा साइन किया और उसके बाद उसको तोड़ा
और उसके अंदर जो लेवी बढ़ानी थी पेट्रोलियम मसनूआत पे वो नहीं बढ़ाई, बल्कि फ्रीज की और कम किए 10-10 रुपए। पॉलिटिकल गेम वो थी। इनके यहाँ ठीक है, मिफ्ता और इसहाक डार की एक आपस की चप्पलिश चली और दोनों ने जुतियां सरे बाजार खाई और खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ना मिफ्ता इस्माइल को शर्म आई कि जिस पार्टी ने उसे दूसरी दफा वजीर खजाना बनाया वो समझ रहा था कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई इस मामले को समझाने वाला नहीं है। और इसहाक डार साहब उम्र के इस हिस्से में है जहां पे उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना नहीं चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जिससे वो उलझ रहे हैं उससे उसका पॉलिटिकल कद बढ़ रहा है और इनका मजाक बन रहा है। ये एक अलग चीज हो गई। अब आ जाए आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ। परसों जब हमने ये खबर ब्रेक की 4:40 पे, जब अमेरिका से फाइनल गो एड आ गया फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जी डन हो गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर अब हम आपके साथ साइन कर लेंगे, और ये मुआहिदा, क्योंकि सब लोग नवे रिव्यू की तरफ जा रहे थे, स्टैंड बाई अरेंजमेंट की शहबाज राना साहब ने खबर पहले दी थी और उसके अंदर मुख्तलिफ क्या साराइयां हो रही थी कि जी हाँ ये डन हो गया है काम और खबर तय हो गई कि जी ये मिलेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या ये छोटे बच्चे हैं शहबाज शरीफ, इसहाक डार या नवाज शरीफ, उन्हें नहीं पता महंगाई हो रही है और हमें वोट के ऊपर मार पड़ेगी? ये सबको पता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की कीमत से बड़ी वोट की कीमत हो सकती है? पहली बात तो ये है। दूसरे, 9 मई के बाद उनका जो सबसे बड़ा हरीफ था वो कट टू साइज हो गया है और मजीद होगा। ये भी उनको एक बेनिफिट पब्लिकली मिल चुका हुआ है कि जिससे बड़ा मुकाबला होना था वो मैदान में शायद ना हो। फिर आगे चलें, जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी सब चीजें चलती हैं क्योंकि सबको बंदर बाट में हिस्सा चाहिए है, जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। अब अगर एक बड़ा पार्टनर जो सिर्फ पॉलिटिकल गेम के लिए खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान तबाह होगा। यहाँ पे दो तरह के तज्जिया निगार थे, जो पहले IMF को हर तरह से कह रहे थे बहुत अच्छा है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। मैं इकोनॉमिक तज्जिया निगारों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा कि जी ये बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं हैरान हुआ जब कल ये खबर आई कि जी वो साइन हो गया, उसके बाद उनके तज्जिए, उनके सोशल मीडिया पे ट्वीट्स, वो ऐसे था जैसे स्यापा पड़ गया, कोई मर्ग हो गया है, ये क्या हो गया है, फलां हो गया, क्योंकि उन सबको ये ख्वाहिश चढ़ी हुई थी कि किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए और हम अपना कहें कि जी ये देखें ये तजर्बाकार थे, ये फलां थे। डार हो या शहबाज शरीफ हो, अल्टीमेटली उनका सबका पॉलिटिकल कैपिटल नवाज शरीफ है और कोई भी नहीं था। वो दुबई में बैठा है, वो अगले इलेक्शन की प्लानिंग कर रहा है, ये यहाँ पे बैठे हैं, जा रहे हैं। कितना मजाक उड़ा कि जी चाचू क्या क्या करते हैं, चाचू की पब्लिक डिप्लोमेसी काम आई। और पाकिस्तान की अफवाज ज़ाहिर गल्फ के अंदर हमेशा से ही, जैसे आर्मी चीफ का जिक्र किया आपने, कि वो जनरल बाजवा भी यही काम करते थे, इमरान खान के लिए उस वक्त जाते थे सब जगह पे और वो आके एक पैकेज पेश करते थे इसी कर्जे की मैं को। वो कहते थे हमें एक पुरकशिश पैकेज मिला है, जिसको आज सारे उनकी पूरी साबिक काबीना एक राग लाप रही है कि जी देखें ये तो ये कहते थे, वो कहते थे। स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी आज गले पड़ी है वो इमरान खान की कैबिनेट ने दी थी और शिबली फराज मीडिया को बताते थे हम जब चाहेंगे खत्म कर देंगे। दुनिया में ऐसे नहीं हुआ करता। जब आप आलमी मुआहदे करते हैं उनकी पासदारी भी बड़ी जरूरी है। मेरे ख्याल में आइंदा चल के ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी कि एक तरफ आप पाकिस्तान को चलाएंगे, एक तरफ आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा, लेकिन आप अगर पब्लिक में सही बता देंगे कि हम इस कर्ज की नया के साथ अगर दुनिया के साथ ताल्लुकात तोड़ देंगे और वादे नहीं निभाएंगे तो फिर वो जो श्रीलंका का काम हुआ है कि ना तनख्वाहों के पैसे हैं, ना आप लोगों के, आपका रुपया पैसा जो है टका सब टका टोकरी हो जाता है। लेकिन डार साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हाल नहीं होने वाला पाकिस्तान का। रमीज साहब आप कहिएगा। हो गया ना, बिल्कुल। रमीज साहब आप कहिएगा, नून लीग की जानिब से काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मुआहदे को और बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, यकीनन पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन इसके कितने लॉन्ग टर्म असरात होंगे या ये शॉर्ट टर्म मुआहदा? और जो नून लीग इसको खास तौर पर सेलिब्रेट कर रही है, क्या वाकई में ही नून लीग को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या इसकी आने वाली जो मुश्किलात है उनको उनके हवाले से कुछ सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नून लीग की बात है तो मैं राना साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP चूँकि तकरीबन एक ही धड़े की सूरत में हम इनको देख रहे हैं तो इनके पास कोई कंपेटिटर नहीं है। सारे लकीर के इस पार खड़े हैं, उस पार चूँकि कंपेटिटर नहीं है, इसलिए जो एक डिफ़ॉल्ट का मेजर रिस्क था वो अब सामने नहीं खड़ा। एक लिमिटेड लीज ऑफ लाइफ इनको मिल चुकी है और उस लिमिटेड लीज ऑफ लाइफ में इलेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि जो आगे स्केड्यूल्ड हैं, तो इनको वो जो ब्रंट है, वो जो पोलिटिकल कॉस्ट है वो बेयर नहीं करनी पड़ेगी। और अगर खुदा न खासा वो पोलिटिकल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती
भी तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मुकाबले पे है नहीं तो इनको उस पे उसके बावजूद भी इतना नुकसान नहीं होना था। जहां तक बात यह है कि उनके पास कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए है, जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरा ख्याल सेलिब्रेट करने के लिए है, एक लीज ऑफ लाइफ है। उस लीज ऑफ लाइफ के अंदर वो एक दोबारा से एक नैरेटिव जो उन्होंने पहले जहां से उन्होंने बात को तोड़ा था और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा जोड़ने की कोशिश की कि जनाब ये सारा कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये सारी की सारी इकोनॉमी का बेड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और पिछले एक साल में जो हमारी कंफ्यूज पॉलिसी है या हम कुछ कर नहीं सके उसकी वजह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मेरा ख्याल है उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए है तो सही, लेकिन यहां पे एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस लिमिटेड लीज ऑफ लाइफ के आगे क्या है? क्या हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं? क्या हम अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको रिड्यूस कर रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं? क्या प्रेसिडेंट हाउस के एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं? क्या हम अपनी रिडंडेंसीज कट कर रहे हैं? हम बेसिकली कौन सा ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे हम अपनी आवाम को ये कॉन्फिडेंस दें कि जनाब ये नहीं तो एक और हो सकता है आपका एग्रीमेंट हो, उसके बाद हम इससे बाहर निकलेंगे। अभी तक तो हमने कोई ऐसा कदम नहीं लिया। हाँ, जुबानी कलामी दावे हमारे बहुत हैं, लेकिन हाँ जहां तक ये कि हम इससे बाहर निकलने की बात है, इसमें एक चीज अब ये देखिए कि हम अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाहों में हमने 30 और 35% का इजाफा किया है। किस बुनियाद पर इजाफा किया है? कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया था? बहुत जो सैलरी तबका है उसके पर काफी नहीं, मैं बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। देखिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाहों में किस बुनियाद पर इजाफा हुआ है? एक आम आदमी की तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट की है जो बढ़ाना पड़ेगा। यकीनन मैं इस हवाले से आपसे मजीद भी जानूंगी। जवाद फैजी साहब, आप कहिएगा, मुआहदा हो गया है, इस हवाले से अब आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए जो अब तक हुकूमत की जानिब से नहीं उठाए जा रहे, हालात को बेहतर करने के लिए? कहिएगा। देखिए अभी तो एक दिन हुआ है और अगर आप ये समझते हैं कि रिलीफ फटाफट मिल जाएगा, वो तो हमें ख्वाब ख्याली है और खाम ख्याली है। तय की बात ये कि चलें अगर ये मुआहदा हो गया और जिस तरह रमीज़ भाई भी ये कह रहे हैं कि चलें कुछ मौका बन गया और जिस तरह आमिर इलियास राना साहब ने भी कहा कि पहले से ये पता था कि मुश्किलात तो हैं लेकिन मुल्क एक तरफ है और बाकी चीज़ें एक तरफ है, सियासत एक तरफ है। मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि ये हिंदुस्तान में तो चले मरोड़ उठते और उन्हें तो दचका लगता, लेकिन ये उनका क्या बना होगा जो अपने वज़राए ख़जाना को सुबाई कहते थे कि लिखना नहीं है और डिफ़ॉल्ट कराने की तरफ जाना है। और रोज़ जिस तरह राना साहब ने पहले भी कह दिया कि वो दानिश्वर जो कल तक ये कह रहे थे देखें जी IMF ही इनकी बात नहीं मान रहा और अब जब मान लिया है तो फिर गशी के दौरे हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हमें पहले होना चाहिए अपने मफादात, सियासी मफादात बाद में मुल्क पहले होना चाहिए। यकीनन यही सबकी तरजीह होनी चाहिए। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानेंगे और अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। हैरानकुन बात यह है कि दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आप एग्जामिन कीजिए तो आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं। मुस्लिम लीग नून पर नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो हिंदुस्तान के वजीर आज़म के बयान पर खामोश है। हिंदुस्तान के वजीर आज़म क्या कहते हैं? पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, पाकिस्तान अपने बोझ तले खुद दब रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई पाकिस्तानी कौम को इस मायूसी से निकालने के लिए न मनसूबाबंदी कर रहा है न सफबंदी कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ सियासत की। तो वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में तकरीबन 53 दिन बाकी हैं। 12 अगस्त को इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है और इत्तलात ये है कि अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर इलेक्शन के ऐलान से पहले ही हुक्मरान इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी महाज संभाल लिया है और अपनी अपनी मुहिम भी शुरू कर दी है। नून लीग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आज़म बनाने, जबकि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि मुल्क के आइंदा वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मुहिम का तमाम तर इन्हिसार नवाज शरीफ की वापसी पर है। उनकी इंतखाबी सियासत में वापसी के लिए तमाम रास्ते साफ किए जा रहे हैं और ताहयात नहली के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर कानून साजी भी की जा रही है। जबकि पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब में अपने पांव जमा सके, जिसके लिए वो अपनी भरपूर कोशिश भी कर रही है। हाल ही में तश्कील पाने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कमर कस ली है और मुखालिफिन को टफ टाइम देने की तैयारी भी
भी शुरू कर दी है। उधर इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने और इसे तब्दील करने के इख्तियार दे दिए गए हैं। आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद 60 या 90 दिन में जनरल इलेक्शन कराना लाजमी है, मगर ये अफवाहें भी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं कि जनरल इलेक्शन में 6 माह की मज़ीद ताख़ीर हो सकती है और आम इंतखाबात अगले साल मार्च तक भी जा सकते हैं। इसी से मुताल्लिक मैं अपना सवाल अपने पैनलिस्ट की जानिब रखूँगी। जवाद फैज़ी साहब, आपकी जानिब आएंगे, कहिएगा कि वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में सिर्फ 53 दिन बाकी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मगर मुकर्ररा वक्त से इंतखाबात में 6 माह अफवाहें सरगर्म हैं। क्या वो 2023 इलेक्शन का साल साबित होगा? देखिए, मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने दिखाया, पहले तो मैं उस तरफ आऊँगा कि वो ये कह रहे थे कि किसी को हिम्मत नहीं हुई वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की बात का जवाब देने के लिए, तो वो तो ईद के अगले दिन अंदाज़ा हो गया कि अपने बोझ तले खुद ही पाकिस्तान गिर रहा है, खुदा न खास्ता, या उठ रहा है। वो हमने देख लिया, लास्ट सेगमेंट में हमने उस पर बात कर ली है कि IMF के साथ मुआहदे के हवाले से ही ये सारी बातें कही जा रही थी और वो तो उनके मुँह में खाक पड़ गई है। और रह गई बात यहाँ के इसी चीज़ को लेके एक ऐसी जमात जो बरसर इक़्तिदार रह चुकी हो, जिसका दावा हो कि रियासत मदीना वो बनाने निकले थे, उसके वाइस चेयरमैन की जानब से जो बड़े धूम धड़ाक तरीके से कह रहे थे जी मैं होऊंगा खान साहब के बाद जो है चेयरमैन और ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर होगी, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। और इस तरह की बातें कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जिसको आपका कायद कॉल करता रहा, वो जवाब नहीं देता रहा, उसकी कामयाबी की दुआएं तो आप करते रहे हैं और फिर आप ये अब दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने जो कहा है उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात पे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आखिर हुआ क्या है, उन्हें भी थोड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए। रह गई बात ये कि इस सारे माहौल में यकीनन ये पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या कोई भी जमात हो, MKM हो, JUI हो, या दीगर जितनी भी जमातें हैं, उनका ये हक है और ये इकट्ठे हुए थे कि इस जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसकी आकबत ना अंदेशियों के बायस और पॉलिसीज़ के बायस के CPEC को रोल बैक कर दिया। IMF के पास जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे और अपने मैनिफेस्टो में कि हम पाक करेंगे कर्ज़ों से इस मुल्क को, और फिर एक वो कहा करते थे कि अगले ही दिन इतने पैसा मुंह पे दे मारेगा। वो सारा कुछ हम सुनते रहे, कुछ भी ना हुआ। अब जब ये मौजूदा इत्तेहादी जमातें सामने आ गई हैं तो इनको बिल्कुल मौका भी मिला है। देर से कुछ हुआ या इनकी जो भी प्लानिंग थी वो अगर उस तरीके से हमें फौरी तौर पे उसके समरात नहीं मिल सके, लेकिन इलेक्शन में तो हर एक ने हिस्सा लेना है, सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई आपस में जम तो नहीं हुई ना, शामिल तो नहीं हो गई कि जी नून लीग में पीपल्स पार्टी शामिल हो गई है और वो क्या करते थे नून से शीन निकल जाएगी, वो सारे किधर गए, वो नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा इनका ये पूरा हक है, ये अपना मैनिफेस्टो भी लेके आएंगे, अपने नारे भी लगाएंगे, अपने दावे भी करेंगे, और हर जमात की ये हमेशा से ये प्लानिंग होती है कि वज़ीर आज़म मेरी जमात से होगा, क्योंकि इंतखाबी अमल में जो आना है, इंतखाबी मैदान में जो उतरना है। लिहाजा ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। रह गई बात ये कि क्या आइंदा चल के वो जहाँ सफ़े मातम आजकल बिछी हुई है IMF से मुआहदे के बाद, उनकी पॉलिसी क्या होगी, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या वो माफ़ी मांगेंगे 9 मई के वाक़यात पे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे कि जब वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, जब हमारे इदारों के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाते रहे, वो किस मुँह से आवाम के सामने जाएंगे? और जिस कदर उन्होंने तशद्दुद पे उकसाया है अपने चाहने वालों को, जिस कदर उन्होंने ये कहा कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए तो फिर यूँ निकल आओ और फिर जहाद है, हमें निकलना होगा। और उससे पहले हमने देखा 2014 में कफन भी लहराए जाते रहे, कब्रें भी खोदी गई। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मैं तो अब भी ये कहूँगा कि मिसाक मईशत पे तमाम तर लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। इस मुल्क में जो भी इलेक्शन में ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ले, उसके बावजूद उससे पहले ये तय कर लें कि जो भी आया उसको तस्लीम भी कर लिया जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन पॉलिसी होगी हमारी मुआशी। ये कोई 3 साल के लिए आता है तो वो CPEC रोल बैक कर देता है, कोई इधर से आता है तो IMF के पास नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क के अवाम को सामने रखना चाहिए, इस मुल्क के तकद्दुस को सामने रखना चाहिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम को सामने पहले रखना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम का मफाद सोचना चाहिए। आमिर साहब कहिएगा, क्या इलेक्शन जो है वो कब होते नजर आ रहे हैं? ईद गुजर गई अच्छे से, जुलाई के वस्त में IMF का मुआहदा भी हो जाएगा। ईद के बाद सियासी मंजरनामा कैसा होगा? देखिए, इलेक्शन जब
12-13 अगस्त की दरमियानी रात या तो हुकूमत खुद खत्म हो जाएगी, या ये 2 दिन पहले तोड़ देंगे तो फिर 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी, नून लीग और इनके इत्तेहादियों का सबका ये तो इत्तेफाक है कि इलेक्शन की मुहिम मौजूदा चीफ जस्टिस के टाइम में शुरू भी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इम्कान यही है कि ये 2-3 दिन पहले असम्बलियां तोड़ देंगे ताकि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, और इलेक्शन की तारीख नए कानून के तहत अब इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है। ये जिन लोगों के जहन में आ रहा है कि सदर मुमलिकत को बहुत जमहूरी काम करते थे, ये जनरल ज़ियाउल हक ने दिया था सदर मुमलिकत को, यानी अपने आप को खुद इख्तियार दिया था कि वो तारीख दिया करेंगे इलेक्शन की, वरना ये पहले ओरिजिनली इलेक्शन कमीशन का ही काम था। और 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को कमीशन बनाया गया, वो वरना पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला इख्तियार इस्तेमाल करता था। अब वोटिंग भी हो सकती है और फैसला 5 लोग मेंबर्स ने करना होता है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि वो काम जो नहीं हुआ था पहले, वो अब वहां चला गया, जिन्होंने करना है कि वो रद्दोबदल भी करेंगे। अब आप आ जाए जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकलीफ दे गुफ्तगू, आपने तकलीफ दे, मैं कह रहा हूँ जो उनके अपने जहन के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके चेयरमैन उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि उन्होंने जब टिकटें बांटी तो पंजाब असेंबली का टिकट नहीं दिया था, यानी ना तो वो सीएम उनके लिए रखते थे, और जाहिर है वो अपने आप को पीएम बनाने के लिए ही चेयरमैन मौजूद थे। तो इनकी तो कोई हैसियत नहीं जब ये दूसरों की हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं कि जी वो फलां के लिए कर रहे हैं। देखिए अगर 2 पार्टियां हैं, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, तो उन्होंने अपना अपना वजीर आजम लाना है। तो आप अपनी तो बता दें शाह महमूद साहब, आप खड़े कहाँ पे हैं? झंडा आपके हाथ में है, इख्तियार आपके पास अपनी सूबाई असेंबली के टिकट लेने का भी नहीं था। तो पहले तो ये, और आज तो कट टू साइज होके आपका पता ही नहीं है कि इलेक्शन कौन कैसे कहां से लड़ेगा। अब जो भी चीजें होनी है, वो इलेक्शन डेट अगर बदलनी है, उसके 2 तरीके हैं। ये जाते हुए वैसे मैं मफरूजे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं, लेकिन जो IMF का प्रोग्राम आया है, अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन डिले होंगे, वो अपने टाइम पे ही होंगे। और वरना यह है कि ये मर्दमशुमारी जाते हुए तमाम तर यानी CCI से अप्रूव करा के उसके रिजल्ट दे जाएं कि जी 4 महीने हल्का बंदियों के इजाफी मिल जाए, तो वो इनको नून लीग को तो उसके बाद फायदा नहीं होने का, इख्तियार इनके हाथ में नहीं रहेगा। या सर फायदा नुकसान तो हम देख लेंगे, और एक हमने मुतफ़िका राय भी देख ली है। रवीश साहब आप कहिएगा कि इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? कौन शमूलियत इख्तियार करेगा, कौन माइनस होगा, कौन शामिल होगा, वो सब तो बात की बातें हैं। क्या 2023 में इलेक्शन होंगे? जैसे कि कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस हुकूमत की, क्या देख रहे हैं आप? देखिए आपका सवाल जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर से भी पूछा गया, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने जवाब को यहाँ तक लिमिट रखा कि हमारा जो हुकूमत का टेन्योर है उसके अंदर हुकूमत जो है अपने टाइम फ्रेम के अंदर पूरी हो जाएगी, और उसके बाद सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चला जाएगा। तो उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इसके अंदर 2 राय मौजूद हैं कि इलेक्शंस को डिले कराने के लिए भी कोई ना कोई जस्तजू हो सकती है। प्रोविजन जिस तरह आमिर साहब ने कहा अवेलेबल हैं उनको डिले कराने के लिए, और अगर ना भी हो तो जिस तरह से उन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को जितना रिस्पेक्ट किया है, आगे भी उतना रिस्पेक्ट देकर ये मजीद डिले करा भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको उनके फैसलों को या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने कितना ऑनर किया है, उसके बाद मेरे ख्याल हुकूमत के लिए कानून या कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई याद है नहीं। वो खुद अदालत वाले कितना कर रहे हैं वो भी तो बता देना। सर मैं आपकी इससे पिछली बातों पर भी आऊंगा, क्योंकि अब आपने कह दिए, इससे पहले जो आपने कहा कि जनाब IMF को लेकर ये जो पहले सोग मना रहे हैं या मातम कर रहे हैं, तो IMF के हवाले से तो हुकूमत ने जो पहले पोजीशन जो हुकूमत की पार्टी से ये पहले कहा करती थी कि इसे चुंगल से हमें बाहर निकलना है, ये हमें साम्राज्य में दोबारा धकेल रहे हैं, हम आंखें दिखाकर ये डील करेंगे, इस मुआहदे में हमें नहीं जाना चाहिए। तो पोजीशंस तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशंस को देख के बदलती हैं। जब वो अपोजिशन में होती हैं तो कोई और बात लेती हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो कोई और बात लेते हैं। तो बात यह है कि अब असल बात यह है कि इलेक्शंस जब भी हो, वो 2023 के आखिर में हो या 2024 में हो, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, क्या वो फेयर प्ले होगा? तो मेरा ख्याल है एक बाउल में ये 3-4 पार्टियों का नाम फेंक के एक पार्टी का नाम निकाल के उसे हुकूमत दे दें, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर जिसको 1 करोड़ 60 लाख के करीब वोट पड़े उसको तो आपने बाहर निकाल दिया है। अब 2-3 बार जिक्र हुआ कट टू साइज किया गया। कट टू साइज करने का भी तरीका होता है। कट टू साइज करने का तरीका था कि जब आपने साउथ पंजाब से एक पूरा फैक्शन निकाल के एक और पॉलिटिकल पार्टी को गिफ्ट कर दिया। कट टू साइज करने का ये तरीका नहीं होता कि जब आपका दिल करे किसी के वर्कर उठा लो, जब दिल करे
गए आपने किसी केस के अंदर उसके बंदे बुक कर दो, एक बंदे को कोर्ट बेल दे तो आप उसको दोबारा एमपीओ में गिरफ्तार कर लो, एंटी करप्शन केसेस कर दो। ये कट टू साइज करने का तरीका नहीं होता, ये डिक्टेटोरियल फैशिस्ट रजीम के तरीकेकार है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और इस रजीम के नीचे अगर आप इलेक्शंस कराते हैं तो मेरे ख्याल वो इलेक्शंस को फेयर नहीं होंगे। और ये जो केयर टेकर सेटअप है, उस केयर टेकर सेटअप का भी फायदा अल्टीमेटली मेरे ख्याल ये हुकूमत लेगी। जिस तरह मैं राणा साहब से इस बात पे बहरहाल इख्तिलाफ करूंगा, देखिए ऑपोजिशन कितनी कोई ऑनेस्ट और कितनी कोई जेन्युइन ऑपोजिशन है हमारे पास राजा रियाज साहब की सूरत में, वो तो मेरे ख्याल उसमें कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या ये अपना जो केयर टेकर पीएम लेकर आएंगे वो अपनी मर्जी का नहीं होगा? और जो केयर टेकर सीएम यहां पे निगरान सेटअप कैसे होगा आपकी जो राय है? केयर टेकर सेटअप पंजाब में है, ये कितना को फेयर है? तो मेरे ख्याल इसके बाद क्या वो उनको फैसिलिटीज या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, जिस तरह पंजाब वाले पीएमएल को कर रहे हैं। बिल्कुल। निगरान सेटअप कैसा होगा से सवाल हैं, हमने मुतफ़िका राय देख ली और उसके साथ साथ जितना हम अभी हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में इत्तेफाक देख रहे हैं, क्या ये इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन में भी ऐसा ही रहेगा या इसमें कोई बदलाव आएगा? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से अपनी गुफ्तगू का वहीं से आगाज़ करेंगे। क्या 2023 में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या नहीं? रमीज साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आमिर साहब आपकी जानिब आऊँगी, उन्होंने आपके कट टू साइज वाली बात से इख्तलाफ किया था, आप उनकी बात का जवाब देना चाहेंगे? देखें, उनका ये राइट है कि वो जो भी इख्तलाफ करें या उसके साथ चलें, ये उनकी राय है। मैं तो ये बताऊंगा कि हमें किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि जी आज जो निगरान हुकूमत है वो 2018 वाली निगरान हुकूमत से मुख्तलिफ है। वो किसके लिए बनाई गई थी? 16 में धरना फाइनल शुरू कराया और खान साहब अपने बन्नी गाला से बाहर नहीं आए। डंड पेलने की उन्होंने 6 तस्वीरें लोड की पब्लिक में। चौधरी निसार वजीर दाखिला थे और 1 घंटे के लिए ये बन्नी गाला के घर से बाहर नहीं आए। इतने बहादुर थे और आज तक उतने ही बहादुर है। ये लोगों के कंधे पे सवार होते हैं और खवातीन, मर्द, बच्चे सामने रखते हैं, ढाल बनाते हैं उन्हें। इन्होंने एक दिन भी फ्रंट से लीड नहीं की पॉलिटिकल क़यादत करने के लिए। इनको उस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज़याबी करते रहे लोगों को। जिस तरह अब पंजाब का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि जी वो जनूबी पंजाब से लोगों को, इसी तरह सरतापा नैब का वो जो चेयरमैन था वो प्रेस रिलीज जारी करता था और लोग मैसेज करते थे अननोन नंबर से कि जी आ जाओ वरना नैब में उठा लेंगे। फिर उनको वीगो डालो में जहांगीर तरीन के घर लाया जाता था, वहां से लैंड क्रूजर्स में बिठा के बन्नीगाला पहुंचाया जाता था और पीटीआई का झंडा उनके गले में डाला जाता था। ये था 2018 का इलेक्शन कि नहीं ये राणा साहब इस तरह आईपीपी बन गई ना सर। एक मिनट, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। आप जवाब भी सुन लेना, आगे वक्त कम है फिर। नहीं, मैं सुनूंगा ना जी, मैं आपकी बात सुनता रहा हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त जब ये हुआ और फिर ख्वाहिश की, और जनरल बाजवा का इंटरव्यू आ चुका हुआ है सामने कि जी इमरान की ख्वाहिश थी कि हर सूरत में नवाज शरीफ को नायल नहीं करना, जेल में भी डालना है वरना मैं नहीं जीतूंगा। मकाफात अमल का जब शिकार होते हैं ना, फिर उस तकलीफ का अजाला होना चाहिए कि आपने ये अपने मुखालिफिन के साथ सब कुछ कराया। बहुत बुरा हुआ उस वक्त, आज भी बुरा हो रहा है। ये 9 मई का बम इन्होंने खुद रख के अपने पांव के नीचे फोड़ा और अब उनके गले पड़ा हुआ है। आज सब पूरी यकसुई से रियासत कह रही है कि जो जो शामिल है इसमें, चाहे फैसिलिटेटर है चाहे कोई है, जिसको जो भी तकलीफ है, उन्होंने लफ्ज अभी जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शख्स नहीं कोई इदारा भी आया तो नहीं छोड़ेंगे। ये बात ध्यान में रख लें 9 मई के बाद। इसीलिए उन लोगों के फैसले नहीं माने जा रहे जो इस वक्त सहूलतकार हैं, बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि किसी तरह आओ, गुड टू सी यू और जमान। ठीक है सर, आपका पॉइंट सामने आ गया। रमीज साहब आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिए। बिल्कुल ठीक है, आगाज करते हैं जी गुड टू सी यू से। कभी इससे पहले तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जजेस पूछ के हुकूमत से बताएं कि जनाब ये बताइए कि एक बंदे की जान की गारंटी आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वो भी मियां साहब के लिए दी गई। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि बोला जाए कि जनाब 10 दिन पहले गिरफ्तार करने से पहले बता देना है। ये मरियम साहब के लिए किया गया। तो बहुत सारी फैसिलिटीज जनाब राणा साहब उनको भी दी गई हैं। दूसरी बात ये, अंग्रेजी में कहते हैं टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर एक गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और आज ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, राणा साहब सुन लीजिएगा, तो वो दोनों कंडेम होनी चाहिए। ना तो हम उनके स्पोक्स पर्सन है ना इनके स्पोक्स पर्सन है। आखिरी बात ये है कि आप जनाब ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी तोड़ के ये साउथ पंजाब का फैक्शन बनाया गया और तरीन साहब को दिए गए। तो जनाब इस तरह आपने पूरी की पूरी एक आईपीपी तो बना ली है। अब जो बाकी रह गए हैं, बाकी मानदा सपोर्टर्स रह गए हैं, उनको तो छोड़ दें, उनके घर वालों को तो छोड़ दें, उनकी खवातीन को तो छोड़ दें। दिन दहाड़े या रात गए आप गुंडे आते हैं उनको उठाने के लिए और गिरफ्तार नहीं करते, अगवा करके ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं आपको लाइंस ड्रॉ करनी
होनी चाहिए। अगर वो बच्चे और खवातीन आगे रखते हैं तो बच्चे और खवातीन का तो एहतराम होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप बच्चों के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग कर दे, रबर गैस चाह रहे हैं उनसे। जी आमिर साहब, मैं चला जाऊं फिर? नहीं सर जवाब फैज़ साहब नाराज नहीं होएगा। नहीं राणा साहब जवाब दे। सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, जवाब साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं इस पर। आज तक कोर कमांडर हाउस ISI दफ्तर पे हमले किए, कैसी बयान दिए, किसी ने जाके किसी के दरवाजे नहीं तोड़े, उनको आग नहीं लगाई। ये सिर्फ नहीं बल्कि राणा साहब ये कहना चाहिए कि जुर्म जो है वो कोई औरत करे या मर्द करे वो जुर्म है, मुजरिम होता है, उसमें औरत और मर्द का कोई उसमें तमीज नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये जो अंपायर की उंगली मांगते थे ना, ईद वाले दिन मुक्का दिखा दिया उसने कि नहीं द गलती गुंजाइश निश्ता, अब किसी को माफी नहीं मिलेगी। जो मुल्की इदारों के खिलाफ और लोगों को दहशतगर्दी पे उकसाएगा, बगावत पे उकसाएगा, बैरून मुल्क इंसानी हकूक की बातें करवा के IMF की डील को खराब करने की कोशिश करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यकीनन उसे सबक सिखाया जाएगा। आज के हमारे 2 मेन टॉपिक हमने डिस्कस किए। बहुत शुक्रिया। आज के लिए एक्सपर्ट से इतना ही, हमारे साथ